Good morning, students. Hope you are safe at home and you are doing your work very nicely. So, today we are going to start the chapter Traders, Kings, and Pilgrims. Okay, so this is chapter number 11 of history. In this chapter, we are going to read about trade. यानी कि ट्रेडर्स जो थे वो किस चीज़ का व्यापार करते थे, what are the things famous for trading and किस रूट से करते थे. Then we will talk about the kings, especially about the southern kingdoms like Cholas, Cheras and Pandyas. Then we will talk about pilgrims. Okay, so pilgrims में spread of Buddhism हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, bhakti as a base of a religion. So all these things we will discuss in this chapter, right? So one by one we will be taking the things. So first we will take about southern kingdoms. Okay, the Mauryas were succeeded by number of native and foreign rulers. जैसे Mauryans were succeeded by like Sungas, Khanwas, साकास, कुशानास. लेकिन जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमने पढ़ना है सदर्न किंगडम्स के बारे में. तो सबसे पहले हम सदर्न किंगडम्स को लेते हैं, ठीक है. तो उनमें जो 3 सदर्न किंगडम्स फेमस थे दैट वाज द चोलास, चेरास एंड पांड्या. और ये मॉडर्न पीरियड में एग्जिस्ट कर चुके थे एंड इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्न एम्पायर बट it was having very close relation with मौर्यन एम्पायर. जो चोला, चेरा, पांड्या से इनका बहुत क्लोज रिलेशन था मौर्यन एम्पायर के साथ में. इन साउथ इंडिया दीज किंगडम्स कौन से, चोलास, चेरास, पांड्यास, ये बहुत पावरफुल बन गए थे नियर अबाउट 2300 ईयर्स एगो. एंड अर्ली तमिल कंपोजिशन, तमिल कहाँ पर, साउथ में. तो साउथ में जो उनका लिटरेचर था संगम लिटरेचर, उसमें एक वर्ड है बेटा मूवेंदर. अब इस मूवेंदर वर्ड का मीनिंग होता है 3 chiefs. ओके, सो मूवेंदर वॉज यूज फॉर द हेड ऑफ दीज 3 रूलिंग फैमिलीज. जो ये रूलिंग फैमिलीज थी, जो चोलास किंगडम थे, चेरास किंगडम थे, पांड्यास किंगडम थे. सो इनकी जो इन फैमिलीज के जो हेड थे इनको हम क्या कहते थे, मूवेंदर. ये लोग क्या कहते थे, मूवेंदर, राइट. और ये कावेरी वैली जो थी उनमें ये किंगडम्स इस्टेब्लिश थे. एंड दिस प्लेस नियर द कावेरी वैली वाज वेरी फर्टाइल. तो इनका जो किंगडम था ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा इस्टेब्लिश हो चुका था बिकॉज इट वाज सिचुएटेड इन फर्टाइल लैंड, राइट. सो फर्स्ट वी विल टेक अप द चोलास. तो इन तीनों में से जो फेमस था वो था चोला किंगडम. इट वॉज इन द कावेरी डेल्टा. ओके, सो एट प्रेजेंट तमिलनाडु में 2 जगह हैं, तंजावुर एंड त्रिचनापल्ली. सो आज के ये दोनों ही जगह उस समय कवर करती थी चोलास किंगडम के अंतर्गत. ओके, एंड इट्स कैपिटल वॉज उरियोर. ये इनका कैपिटल था. एलारा एंड कारिकल ये 2 राजा थे चोला किंगडम के. फेमस 2 किंग्स वर एलारा एंड कारिकल. एंड पुहार वॉज द लार्ज पोर्ट. पोर्ट का मतलब जहाँ से पानी वाले जहाज़ खड़े होते हैं ना, जहाँ से व्यापार किया जाता है, ट्रेड किया जाता है. सो पुहार वॉज द फेमस ट्रेड सेंटर्स ऑफ चोलास, राइट. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द चेरास. The second southern kingdom was Cheras. Chera kingdom was comprised present day Kerala. जो केरला है और तमिलनाडु है ना, उनको कंप्राइज करके चेरा किंगडम इस्टेब्लिश हुआ था. एंड इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर अमरावली. अमरावली क्या थी, कौन सी नदी थी? इट वाज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर. कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या होती है बेटा, सहायक नदी. सो कावेरी नदी की सहायक नदी थी अमरावली. और अमरावली रिवर के किनारों पर, बैंक्स मीन्स किनारों पर, ये चेरा किंगडम जो था इस्टेब्लिश था. देन वी विल टॉक अबाउट द पांड्यास. पांड्यास वॉज अनदर सदर्न किंगडम. एंड यहाँ का जो
पांड्याज का जो कैपिटल था वो मदुराई था. सो मदुराई वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्याज एंड मदुराई वॉज फेमस फॉर इट्स पर्ल्स ऑल्सो. सो एंड मदुराई जो था एक फेमस ट्रेडिंग सेंटर भी था. राइट. सो चोलास, चेरास एंड पांड्यास के बारे में बेटा मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ इफ़ यू कम टू, इफ़ यू आर सीइंग दिस मैप, यहाँ पर अगर आप मैप देख रहे हो बेटा, तो आप देख रहे हो, ये देखो चेरास हैं, ये पांड्यास की लोकेशन है, ये चोलास की है, ये पल्लवास की है. ऐसे ही साउथ में जितने भी किंगडम थे उनकी लोकेशंस यहाँ पे हाईलाइट करके मैंने आपको बता दिया. ओके. सो अगर आप देखते हो, this was the location shown in the map, right? So now we will talk about the common features of cholas, cheras, pandyas. इनके कुछ common features थे. Centers of power. So each of these three kingdoms had two centers of powers. Centers of powers यानी कि जहाँ से इन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत किया था, वो कौन सी जगहें थी? लैंड पे भी थी और कोस्ट में थी. कोस्ट मीन्स तट पे भी थी. सो जिनमें से पुहार एंड मदुराई वो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे, जिनकी वजह से ये क्या है, इनकी शक्ति जो थी मजबूत हुई थी. यानी कि ये यहाँ से व्यापार कर सकते थे. पुहार के बारे में मैंने आपको चोलाज में बताया था कि वो ट्रेडिंग सेंटर था. एंड मदुराई वॉज द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ पांड्यास. तो यहाँ से बहुत ही ताकतवर बन चुके थे, अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना चुके थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द अनदर फीचर ऑफ चोला, चेरास एंड पांड्या, दैट वॉज टैक्सेस. द चीफ ऑफ दीज किंगडम्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस. वो टैक्सेस तो नहीं कलेक्ट करते थे, बट दे डिमांडेड एंड एक्सपेक्टेड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल. वो उम्मीद करते थे कि लोग उनको गिफ्ट दें, और वो कभी कभी डिमांड भी करते थे कि हमें आप ये दीजिए. ओके. एंड देन विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. जो पैसे उन लोगों को मिलते थे, चाहे वो गिफ्ट के रूप में मिलते थे, कभी कभी वो डिमांड भी करते थे, तो कुछ पैसा तो वो अपने पास रखते थे, और कुछ पैसा जो था वो फैमिली मेम्बर्स को, सोल्जर्स को, पोएट्स को दे देते थे. एंड कुछ को वो क्या करते थे, सपोर्टर्स को, जो उनकी फैमिली को सपोर्ट करता है, उनको भी वो कुछ वेल्थ, यानी वेल्थ का मतलब पैसे दे देते थे. देन इफ़ विल टॉक अबाउट द रिवॉर्ड्स, जो चीफ थे या राजा थे, वो उन्हीं को रिवॉर्ड्स देते थे जो पोइट्स होते थे. पोइट्स जो पोएम को कंपोज करता था, गाता था इन प्रेज ऑफ राजा की प्रेज में, इन प्रेज ऑफ किंग की प्रेज में जो पोएम गाता था, कंपोज करता था, उनको वो रिवॉर्ड देते थे. और वो रिवॉर्ड किस रूप में होता था? हॉर्सेस के रूप में भी होता था, गोल्ड के रूप में होता था, प्रीशियस स्टोन्स के रूप में, जो कीमती पत्थर होते हैं ना, एलिफेंट्स होते थे, फाइन क्लॉथ्स होता था. सो like this they used to give the rewards. Okay, I think the common features of cholas, cheras and pandyas are clear to you. So now if we'll talk about the features of postmodern periods, the main features of postmodern period were trade. सबसे पहले तो ट्रेड है. और जो ट्रेड था ना बेटा, चोलास के समय पर, चेरास के समय पर, पांड्यास के समय पर, सातवाहनास के, बहुत ज़्यादा फैला था. ठीक है. क्योंकि एक तो ये किनारे पर थे, कोस्ट पे स्थित थे ये जितने भी किंगडम्स थे. और साउथ में, साउथ वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन्स. एंड वन मोर थिंग, दैट पेपर वॉज मच वैल्यूड इन रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर में पेपर की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, और इसीलिए पेपर को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था. नाउ द क्वेश्चन वी कैन आस्क यू, व्हाट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड. ओके. सो ट्रेडर्स जो थे अपने साथ में रोम की कई कंट्रीज़ में शिप की सहायता से, या कारवास कहते हैं झुंड में, जब ये कार्ट में लाद के सामान को ले जाते हैं ना एक्सपोर्ट करने के लिए, बैलगाड़ियों में या गाड़ियों में, तो उनको हम कहते हैं कारवास. ठीक है. तो इस प्रकार से वो लोग ट्रेड करते थे. सो इस तरह से काफ़ी सी रूट्स के थ्रू इन लोगों ने ट्रेड करना शुरू कर दिया था. अरेबियन सीज थी, बे ऑफ बंगाल था, काफ़ी सी रूट्स को इन्होंने डिस्कवर कर लिया था. नाउ इफ़ विल टॉक अबाउट द सिल्क एंड सिल्क रूट.
बेटा सिल्क क्या होती है, एक कपड़ा है, इट इज़ वेरी ग्लॉसी, ग्लॉसी मीन्स बहुत मुलायम, स्मूथ, स्मूथ टेक्सचर का होता है, ठीक है। लाइक आपने सिल्क देखा, आप देखते हो ना सिल्क चॉकलेट की ऐड आती है कि उसमें एक कपड़ा दिखाते हैं, बहुत सॉफ्टनेस दिखाते हैं, तो जिस कपड़े में बहुत सॉफ्टनेस होती है वो कपड़ा था सिल्क। और बहुत ही वैल्यूबल फैब्रिक था उस समय सोसाइटी में। और ये बहुत ही फेमस हो गया था। रोम के जो रिच पीपल थे, रूलर्स थे रोम के, उनमें ये जो सिल्क कपड़ा था बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। सो द टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना अराउंड 7,000 ईयर्स एगो। चाइना में डिस्कवर किया था। और इसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो दैट वाज कुकुम। कुकुम एक कीड़ा होता है बेटा। और मलबरी, मलबरी क्या होता है बेटा, एक जो शहतूत बोलते हैं ना, उनके पत्तों में इन कुकुम को रखा है, वो उन पत्तियों को खाता है, उसके बाद उसके लावा से क्या बनता है, सिल्क बनता है। तो 5,500 सिल्क वॉर्म्स चाहिए होते थे 1 kg सिल्क बनाने के लिए, रॉ सिल्क बनाने के लिए। और सिल्क बनाने की जो सीक्रेट थी वो चाइनीज़ के पास ही थी, एंड दे वांट टू कीप इट सीक्रेट ओनली। लेकिन बाद में क्या हुआ, सम पीपल हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड कैरिड सिल्क विद देम, और वो अपने साथ में सिल्क ले गए। और उसके बाद में जिस रास्ते से वो सिल्क लेके गए थे उस रास्ते को क्या कहा जाने लगा, सिल्क रूट, क्योंकि इस रास्ते से सिल्क को एक्सपोर्ट किया गया था, तो इसीलिए इस रास्ते को सिल्क रूट कहा जाने लगा। एंड जो ज़्यादातर आप देखोगे ईरान में भी, वेस्ट एशिया में भी, और रोम में, उसके बाद यूरोप की कई कंट्रीज़ में भी सिल्क को एक्सपोर्ट किया जाने लगा। और सिल्क वॉज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज इट हैड टू बी ब्रॉड फ्रॉम चाइना से इसको लाया जाता था। बहुत सारे जो डेंजरस रास्ते थे, डेंजरस सड़कें थी, पहाड़ थे, डेजर्ट से, इन सब को पार करके ये बहुत दूर दूर जगहों तक बेची जाती थी, इनको एक्सपोर्ट किया जाता था। और एक और जो थी रूट में जितने भी जो लोग रहते थे वो आगे सिल्क को जाने नहीं देते थे। वो कहते थे अगर आप आगे सिल्क को ले जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी मुश्किलें आती थी, तो सिल्क फेमस थी। एंड इस प्रकार से सिल्क का रूट तय हो गया, एंड उसके बाद सिल्क का व्यापार किया जाने लगा। If we'll talk about the religion, Buddhism and Hinduism were the most widely followed religion during this period. During which period की बात कर रहे हैं हम लोग? If we'll talk about, that was पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जहाँ पर चोलास, चेरास, पांड्यास, सातवानास इन ये इस्टेब्लिश हुए थे ड्यूरिंग दैट टाइम। सो बुद्धिज़्म, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट बुद्धिज़्म। सो बुद्धिज़्म के बारे में तो बेटा आपको मैं पहले वाले चैप्टर्स में भी बताऊँगी। इन प्रीवियस चैप्टर आई हैव टोल्ड यू अबाउट बुद्धिज़्म। Who was the founder of Buddhism? Gautam Buddha was the founder of Buddhism. And अशोका ने spread of Buddhism के लिए क्या किया था? So हीनयान एंड महायान दो शाखाएं हैं बुद्धिज़्म की। बुद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, हीनयान एंड महायान। ओके, सो हीनयान क्या है? इट इज़ जहाँ पर स्कल्पचर जो दिखाया जाता है, जैसे साइंस के माध्यम से दिखाया जाता है। साइन जैसे गौतम बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या की थी उस पेड़ को दिखा दिया स्कल्पचर में। सो महायान में क्या हो जाता है कि उनके स्टैचूज़ दिखाए जाते हैं बुद्धा के, और वो स्टैचूज़ क्या हैं, मोस्टली मेड इन मथुरा एंड तक्षशिला। मथुरा एंड तक्षशिला शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं। इस प्रकार महायान और हीनयान बुद्धिज़्म के दो सीक्रेट्स थे या दो डिविजन्स थे। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स आर the men and women who undertake journey to holy places in order to worship. 30 स्थानों पे जाने के लिए आदमी और औरत जब यात्रा करते हैं और वहाँ जाके पूजा करते हैं, जो भारत में चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे वो थे फाया, जो 1600 ईयर एगो पहले आए थे। एंड हुआंग सांग थे, ऐसे आई क्वीन थे। ये सारे कौन थे? पिलग्रिम्स थे जो आए थे हमारे यहाँ पर। सो द चाइनीज पिलग्रिम केम टू इंडिया
वो इंडिया में आए थे किस लिए? टू विजिट places associated with the life of Buddha as well as famous monasteries जहाँ पर बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग पूजा करते थे, पाठ करते थे, ठहर के ज्ञान देते थे. सो दीज चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया ये इन लाइफ ऑफ बुद्धा को के जो प्लेसेस थे उनको देखने के लिए यहाँ पर आए थे. नाउ इफ़ विल टॉक अबाउट भक्ति. सो नाउ फीचर्स ऑफ भक्ति मैं आपको बता रही हूँ बेटा. फीचर्स ऑफ भक्ति में क्या, पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि भक्ति होती क्या है. भक्ति मीन्स अ पर्सन्स लविंग डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी, जिस भी देवी देवता की वो पूजा करती है. सो भक्ति क्या है? आराधना जिसे हम कह सकते हैं. ठीक है, तो इस भक्ति के फीचर्स क्या क्या हैं? तो पहले तो लविंग डिवोशन के अंतर्गत आप देखोगे दिस सिस्टम एम्फसाइज ऑन डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेस. किसी भी देवी देवता की अपने आप इंडिविजुअल रूप से वो पूजा कर सकता था. ये नहीं है कि वो किसी धर्म कांडों में लग जाए, यज्ञ करे, पूजा करे, ऐसा नहीं है. वो अपनी मर्जी से किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं. ऐसे स्पिरिचुअल इमेजेस आते थे, जिस भी आकार में उन्होंने उनकी आराधना की, पूजा की, प्योर हार्ट से अगर उन्होंने पूजा की है, जिस रूप में उनकी पूजा की है, तो वो उनको दिखाई देने लगा. जैसे द डाइटी कुड बी थॉट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, फिश, लॉयन. तो इस प्रकार से दैट वॉज वाई द आर्टिस्ट बिगैन टू मेक ब्यूटिफुल इमेजेस ऑफ दीज डाइटीज़. तो इस तरह से वो इनकी इमेजेस बनानी शुरू उन्होंने कर दी थी. बिगनिंग ऑफ टेम्पल्स. अब जो इन्होंने इमेजेस बनाई थी तो उनके लिए इन्होंने स्पेशल होम्स बनाने शुरू कर दिए थे. अब इन स्पेशल होम्स को इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया? टेम्पल्स कहना शुरू कर दिया. तो जहाँ पर इन इमेजेस को, इन डाइटीज़ की इमेजेस को जिन घरों में रखा जाता है उनको इन्होंने टेम्पल्स का नाम दे दिया. देन डेवलपमेंट ऑफ आर्ट. अकॉर्डिंग टू भक्ति डिवोटीज हैड कंप्लीट डिवोशन टू देयर डाइटीज़. और इस प्रकार से सो दे वांटेड टू डू देयर बेस्ट टू प्लीज़ देयर डाइटीज़. अपने भगवान को खुश रखने के लिए वो पूरी कोशिश करते थे. और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अलग अलग एक्सप्रेशन से, मतलब अच्छे मूर्तियों का आकार देने शुरू कर दिए, पूजा पोइट्रीज़ करनी शुरू कर दी, अच्छे मंदिरों का आकार देना शुरू कर दिया. एंड देन इज़ यूनिवर्सलिटी. तो यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कि कोई भी, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, अमीर, गरीब, कोई भी हो, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, कैन फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति. तो इससे क्या हुआ कि सभी लोग बराबर थे, सभी लोग इस भक्ति के मार्ग को अपना सकते थे. सो ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्ट टूवर्ड्स भक्ति. जो आम व्यक्ति था वो भी भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि कोई भी भेदभाव तो था ही नहीं, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन तो था नहीं. और इस प्रकार से भक्ति जो सभी धर्मों को का हम बेस मानते हैं उसकी तरफ लोग आकर्षित होने लग गए थे. आई थिंक ऑल द टॉपिक्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस chapter is clear to every child. If any difficulty or if any concept is not clear to you, you can ask me in Zoom class. Okay, thank you.